चलो ठीक है, कर रहे हैं स्टार्ट। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में हम लोगों ने लॉग क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, ये सारा पढ़ लिया था पहला। उसके बाद में डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या होता है वो पढ़ लिया था। डिफरेंशिएशन किस किस टाइप के फंक्शन पे लगाया जा सकता है ये भी पढ़ लिया था। और सारे फंक्शन का स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या क्या होता है ये सारा भी पढ़ लिया था। उन सारे को एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, और रिपीट करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले लॉग क्या होता है वो आप रिकॉल कर लो। तो लॉग को मैंने समझाया था आपको कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ही एक और नए तरीके से रिप्रेजेंट करने का नाम क्या है, लॉग। जैसे सपोज करो कि आप लिखते हैं 2³ इज इक्वल्स टू 8, इसी चीज को आप लॉग के हेल्प से क्या लिख सकते हैं कि log ऑफ 8 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, या रैंडम अगर सोचो तो y टू द पावर z इक्वल्स टू अगर x है तो log ऑफ x टू द बेस y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा z। ये आप वहां से यहां आने का टेक्निक याद रखो, बहुत ही सिंपल सा चीज है कि लॉग के अंदर में जो ऊपर वाला नंबर है इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, नीचे वाला जो नंबर है उसको बोलते हैं बेस, और वहां जो है वो क्या हो गया हमारा आंसर। अब अगर कोई आपको रैंडमली पूछे कि log ऑफ 8 टू द बेस 2 का आंसर क्या होगा, तो आपको दिमाग में एक ऐसा नंबर सोचना चाहिए जिसको जब आप बेस के पावर में रेज करोगे ना तो ये आर्गुमेंट वाला नंबर निकल के आ जाना चाहिए। अब 2 के पावर में क्या रेज करने से 8 निकल के आएगा, 3 रेज करने से निकल के आएगा, इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया 3। और इसी चीज को जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे तो सिंस 2 के पावर में 3 रेज करने से 8 आएगा, तो आप इसको घुमा के क्या लिख सकते हो 2³ इक्वल्स टू 8। आया बात समझ। एक और रैंडम एग्जांपल ले लेता हूँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा आप लोग को। मान लो कि ऐसा कुछ सोचो कि log ऑफ 16 टू द बेस 2 लिखा हुआ, बोलो आंसर क्या होना चाहिए 4। और इसी को यदि आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे 2 के पावर में 4 रेज करने से क्या आएगा 16। आई होप क्लियर होना चाहिए पूरा का पूरा। चले आगे यहाँ से। इसके अंदर लॉग का खूब सारा प्रॉपर्टी था, ठीक है ना। एक बात तो पहले यही सुन लो आप, ठीक है ना, कि जब कभी भी आप कोई भी लॉग वॉग लिखते हो कि log ऑफ a टू द बेस b इक्वल्स टू c, तो a हो गया आपका आर्ग्यूमेंट, b हो गया आपका बेस। ना तो आर्ग्यूमेंट नेगेटिव हो सकता है और ना ही बेस नेगेटिव हो सकता है, और बेस और क्या नहीं हो सकता है 1 नहीं हो सकता है। फिर c जो लॉग का आंसर है अल्टीमेटली वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है मेरे ख्याल में। प्रॉपर्टीज का अगर हम बात करें तो ये तो बेसिक डेफिनेशन ही हो गया कि इफ log a टू द बेस b इज इक्वल्स टू c देन b के पावर में c रेज करने से क्या आएगा a आएगा। बाकी एक था कि log के बेस में अगर बाय डिफॉल्ट कुछ भी मेंशन किया हुआ नहीं हो तो क्लास 11 में हम उसको मान के चलते थे 10, लेकिन क्लास 12 में कैलकुलस के अंदर में उसको हम क्या मान के चलेंगे e कौन है, तो e का नाम है नेपियर्स कांस्टेंट। e एक पाई के जैसा नंबर है, जैसे हम पाई को जानते हैं कि पाई का मतलब क्या होता है, कभी कभी 3.14 और कोई कोई क्वेश्चन में उसको क्या लेते हैं हम लोग 22/7। वैसे ही e का मतलब है नेपियर्स कांस्टेंट, ये इसका नाम है। और कभी अगर वैल्यू लेने का जरूरत पड़ा ना हमको तो e को हम किससे रिप्लेस करेंगे 2.71 से, बट इन जनरल कभी वैल्यू रिप्लेस करने का जरूरत आपको पड़ेगा नहीं। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास में दो अलग अलग लॉग ऐड करके रखा हुआ है सेम बेस के साथ में, तो आप दोनों लॉग के आर्ग्यूमेंट को कर सकते हैं मल्टीप्लाई, और इसको दो लॉग से कंबाइन करके आप एक लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। दो लॉग के बीच में अगर मान लो कि सब्ट्रैक्शन दिखाया हुआ है तो इसको भी आप कंबाइन करके एक लॉग यूज कर सकते हैं, और दोनों आर्ग्यूमेंट का इस बार क्या हो जाएगा डिवीजन। सिमिलरली डिवीजन है तो उसको आप माइनस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगला रूल कहता है कि आर्ग्यूमेंट के पास में अगर कोई पावर है तो वो पावर चला जाएगा बाहर, और बाहर जाके वो न्यूमरेटर में बैठेगा। ठीक है। 5 से रिलेटेड कुछ और एक्सटेंडेड प्रॉपर्टीज मैंने बताया था कि अगर आर्ग्यूमेंट के पावर मतलब पास में पावर है तो पावर कहां चला जाएगा बाहर, अगर बेस के पास में पावर है तो वो भी बाहर जाएगा, लेकिन आर्ग्यूमेंट का पावर कहां जाके बैठेगा न्यूमरेटर में, बेस का पावर कहां जाके बैठेगा डिनोमिनेटर में। और दोनों के पास में अगर पावर है तो दोनों बाहर चला जाएगा, आर्ग्यूमेंट वाला न्यूमरेटर में और बेस वाला कहां चला जाएगा डिनोमिनेटर। ठीक है मेरे ख्याल में। फिर आते हैं वापस से इस पे, तो ये प्रॉपर्टी कहता है कि जब कभी भी log ऑफ m बेस b दिया हुआ हो और आपको सपोज करो क्वेश्चन के अंदर में b बेस नहीं चाहिए फॉर सम रीजन आपको कुछ अलग बेस चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए, 7 चाहिए, 21 चाहिए, तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि रेशियो में ब्रेक कर सकते हैं, जिसके ऊपर वाले पार्ट में चला जाएगा आपका आर्ग्यूमेंट और नीचे वाले पार्ट में चला जाएगा आपका बेस। और ये जो नया लॉग बनाओगे ना आप उसके अंदर में अपनी मर्जी का कुछ भी बेस डाल सकते हो। मैं इसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको। सपोज करो कि ऐसा लिखा हो log ऑफ x टू द बेस y। ठीक है। फॉर सम रीजन मेरे को चाहिए कि log के बेस में अगर 5 आ जाएगा ना तो मेरा काम बहुत इजी हो जाएगा। तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूं, देखो कि इसको लिख सकता हूं log ऑफ x टू द बेस 5, और नीचे क्या लिख सकता हूं बताओ log ऑफ y टू द बेस 5। ऐसे करके इसको चेंज कर सकता हूं जरूरत पड़ने के हिसाब से। ठीक है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है। अगला प्रॉपर्टी थोड़ा सा खतरनाक सा था कि कोई भी एक नंबर होगा उसके पावर में आप log का एक्सप्रेशन लिखोगे, और log के एक्सप्रेशन का जो बेस होगा वो a ही होगा। जो यहाँ पे बेस में नंबर था वही चीज log के बेस में भी होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में log के अंदर का जो भी आर्ग्यूमेंट है सीधा वो आर्ग्यूमेंट बाहर आ जाएगा। ठीक है। इसको मैं दिखा देता हूँ और भी एग्जांपल्स के थ्रू। मानो कि यहाँ पर देखो, सपोज करो कि 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर log लिखा हुआ है, और log के आर्ग्यूमेंट में सपोज करो कि z लिखा हुआ है, बट बेस में log के 5 है। तो जिस 5 के पावर में log है, log का बेस और जिसके पावर में log है वो नंबर अगर मैच करेगा तो इस एक्सप्रेशन का सीधा आंसर हो जाएगा मेरे लिए z।
आया बात समझ। और एक एग्जांपल देख लो, मान लो कि नीचे 7 लिखा हुआ है, ऊपर log ऑफ लेट्स से 21 टू द बेस 7 लिखा हुआ, तो इसको इफेक्टिवली मैं क्या सोचूंगा 21 बस, ठीक है। लेकिन याद रखना कि दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल अगर ऐसा कुछ हो कि 5 log x टू द बेस मान लो कि 3 लिखा हुआ। अब इसको आप x नहीं बोल सकते, क्योंकि जिस नंबर के पावर में log चढ़ा हुआ वो है 5 और log का खुद का बेस क्या है 3। तो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर जब मैच करेगा तो ही आप आर्ग्यूमेंट को बाहर कर सकते हैं, अगर मैच नहीं करेगा तो आर्ग्यूमेंट को बाहर नहीं कर सकते। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप देखेंगे क्वेश्चंस में बहुत बार यूज है, ठीक है। अगला मेरे ख्याल में आता है कि log ऑफ a टू द बेस b को आप क्या लिख सकते हैं 1 by log ऑफ b टू द बेस a, मतलब 1 by के फॉर्मेट में चेंज करोगे तो बेस और आर्ग्यूमेंट आपस में क्या हो जाएगा एक्सचेंज, ठीक है। ये 1 by का फॉर्मेट पहले से आप उसको हटा रहे हो तो भी आपका बेस और आर्ग्यूमेंट क्या हो जाना चाहिए एक्सचेंज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि log ऑफ b बेस b, मतलब आर्ग्यूमेंट और बेस अगर मैच हो जाए तो इसका आंसर होगा 1। बोलोगे 1 क्यों होगा, तो देखो बाय डेफिनेशन हम कैसे सोचते हैं इसके बारे में। जैसे मैंने आपसे पूछा था कि log ऑफ 16 टू द बेस 2 क्या होगा, तो आपने क्या सोचा, आपने सोचा कि 2 के पावर में क्या रेज करने से 16 आएगा। वैसे ही सोचो कि अगर मान लो कि log ऑफ b बेस b लिखा हुआ तो नीचे वाले b के पावर में क्या रेज करने से b फिर से आएगा 1 रेज करने से, इसीलिए इस टाइप की सिचुएशन का आंसर क्या हो जाएगा 1। और log ऑफ 1 बेस b का आंसर हमेशा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि b के पावर में क्या रेज करने से 1 आएगा, तो आंसर इज 0। क्लियर मेरे ख्याल में। तो ये हो गया log का सारा इंट्रोडक्शन। फिर लास्ट क्लास मैंने फंक्शन के बारे में समझा दिया था, तो मैं फंक्शन पे भी नहीं जाऊंगा आपके लिए, मैं स्टार्ट करता हूं यहां से। ddx क्या होता था बताओ मेरे को जल्दी से, डिफरेंशियल ऑपरेटर। जैसे ये स्क्वायर ऑपरेटर है, ये क्यूब ऑपरेटर है, ddx क्या है हमारे लिए डिफरेंशियल ऑपरेटर। ddx लगाया क्या चीज पे जाता है फंक्शन पे, ठीक है ना। ddx फंक्शन पे लगाने के बाद में y का चेहरा कैसा हो जाएगा dy dx, fx का चेहरा कैसा हो जाएगा f डैश ऑफ x, और dy dx और फर्दर क्या क्या सिंबल हो सकता है dy dx y डैश या फिर y1। ये सारा का सारा थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग। इसके अलावा मैंने आपको समझाया था कि ddx मेनली हमेशा किस पे लगेगा फंक्शन पे, और इसको सॉल्व करके कुछ ना कुछ आंसर आएगा। आंसर का स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन क्या होगा f डैश ऑफ x। हमारे सिलेबस में फंक्शन का चेहरा कैसा कैसा हो सकता था 3, एल्जेब्रिक, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक। एल्जेब्रिक, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक। एल्जेब्रिक का डिजाइन कैसा होता था वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट। एल्जेब्रिक का डिजाइन कैसा होता था वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट। एक्सपोनेंशियल का डिजाइन कैसा होता था कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल। और लॉगरिथमिक का डिजाइन कैसा होता था log x टू द बेस e, log ऑफ x टू द बेस e। एल्जेब्रिक फंक्शन की अगर हम बात करें तो बेसिक फॉर्मूला क्या था इसका ddx ऑफ, पढ़ो आप लोग पढ़ो, ddx ऑफ x टू द पावर इज इक्वल्स टू n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। इसको बहुत जगह अप्लाई करके भी दिखाया था, ठीक है ना। बाकी सारा रिजल्ट तो बहुत ईजी है, मतलब काफी समझ रहे हो ना कि डायरेक्ट रिजल्ट है, आप कर पाओगे खुद से। एक दो रिजल्ट लेकिन ऐसा है कि खुद से डायरेक्टली सोचना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। इनको अपन याद रखें कि ddx ऑफ 1 by x का अल्टीमेट आंसर कितना आता है -1 by x स्क्वायर, ठीक है। फिर ddx ऑफ रूट x का आंसर कितना आता है 1 by 2 रूट x, ये दोनों याद होना चाहिए। और इसके अलावा मैंने बताया था कि ddx ऑफ x का आंसर हमेशा कितना आएगा 1, या dy ऑफ y का आंसर कितना आएगा 1, ddt ऑफ t का आंसर कितना आएगा 1, और ddx ऑफ कांस्टेंट का आंसर कितना आएगा 0। ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट था किससे रिलेटेड एल्जेब्रिक फंक्शन से रिलेटेड। एक बार बिना देखे मेरे को सारा रिजल्ट रिमाइंड कराओ। पहला रिजल्ट क्या था, नहीं ऐसे बोलो, ddx ऑफ x पावर n इज इक्वल्स टू n x टू द पावर n माइनस 1। ये पहला रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट रिजल्ट ddx ऑफ 1 by x क्या था -1 by x स्क्वायर। ddx ऑफ रूट x क्या था 1 by 2 रूट x। ddx ऑफ x क्या था 1, और ddx ऑफ कांस्टेंट क्या था 0। आई होप सारा क्लियर है यहां तक। उसके बाद में आता है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर में सबसे पहले बेसिक डिजाइन क्या है वो दिमाग में याद कर लो, इट वाज कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल। स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है ddx ऑफ a पावर x इक्वल्स टू a पावर x इनटू log ऑफ a टू द बेस e। क्लियर मेरे ख्याल में। और इसका एक और इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि ddx ऑफ e पावर x का आंसर कितना आएगा e पावर x। और लास्टली लॉगरिथमिक फंक्शन, तो इसका स्टैंडर्ड डिजाइन कैसा था log ऑफ x टू द बेस e, और रूल या मान लो कि फॉर्मूला क्या था इसका ddx ऑफ log x टू द बेस e इक्वल्स टू 1 by x। इसमें थोड़ा केयरफुल रहेंगे कि बेस अगर आपका e नहीं है ना तो ये फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते। बेस अगर 5 है 7 है 10 है कुछ और है तो कैसे करना है इसको वो हम भविष्य में सीखेंगे। बट अभी के लिए बस इतना याद रखो कि अगर बेस चेंज हो गया e से डिफरेंट हो गया तो आप उसका आंसर 1 by x तो नहीं लिख सकते। क्लियर मेरे ख्याल में। चले आगे यहां से। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में यहीं पे आके हम लोग रुक गए थे, ठीक है। इसके आगे एग्जिस्ट करता है कुछ नया आइडियाज, अब वहां से एक बार बिगिन करते हैं। एक बार आप लोग इस चीज को भी थोड़ा बोर्ड पर देखो पहले अच्छे से। मैं सारा फंक्शंस का ना नाम लिख रहा हूं। नाम सब क्या क्या था बताओ एक बार। एल्जेब्रिक,
फिर क्या था एक्सपोनेंशियल, फिर क्या था लॉगरिथमिक। एल्जेब्रिक का जो स्टैंडर्ड डिजाइन है वो क्या होता था, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, और ध्यान से सोचोगे तो क्या रहेगा एक्स पावर एन। कुछ एग्जांपल्स दो तो मेरे को एक्स पावर एन के फॉर्मेट का, फंक्शंस का एग्जांपल दो। मान लो कि एक्स स्क्वायर, और बोलो एक्स क्यूब, और बोलो एक्स पावर 4, और बोलो रूट एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर कितना आ जाएगा हाफ। तो ये भी इसी डिजाइन का पार्ट है। फिर सपोज करो कि और क्या हो सकता है, एक्स टू द पावर 3/4, ऐसा कुछ भी हो सकता है। एक्स पावर -1 भी हो सकता है, चलेगा। एनीथिंग विच रिजेंबल्स टू दिस डिजाइन विल बी नोन एज व्हाट एल्जेब्रिक फंक्शन। ये वाला बात समझ में आता है। और एल्जेब्रिक फंक्शन का कोर डिजाइन क्या है कि बेस में क्या होना चाहिए आपके पास में वेरिएबल, और पावर में क्या होना चाहिए कांस्टेंट। क्लियर है ये वाला चीज, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। नहीं, इसका कोर डिजाइन बताओ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। एक्सपोनेंशियल का कोर डिजाइन होगा कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल, ठीक है ना। और कुछ अगर एग्जांपल्स देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये मैथ्स में से ए पावर एक्स बोलते हैं। हाँ, एग्जांपल्स बताओ। 5 पावर एक्स, और बोलो 6 पावर एक्स, और बोलो 2 पावर एक्स या ई पावर एक्स, क्योंकि ई भी हमारे लिए कांस्टेंट है। इवन ई पावर एक्स की जगह पाई पावर एक्स भी ले सकते हो, पाई भी कांस्टेंट है आपके लिए। इस टाइप का कुछ भी अगर रहेगा तो उसको कौन सा कैटेगरी में डालेंगे हम लोग, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ। और लॉगरिथमिक फंक्शन का डिजाइन बताओ। इसका बहुत ही सिंपल सा एक ही डिजाइन है कि log ऑफ x टू द बेस e होना चाहिए, बेस में e के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ये सारा का सारा ऐसा समझो कि ये हो गया आपके लिए ओरिजिनल फंक्शंस। क्या हो गया ये बताओ, ओरिजिनल फंक्शन। सबसे जो पहला वाला कैटेगरी है वो कौन सा फंक्शन है, वो है ओरिजिनल एल्जेब्रिक फंक्शन। बोलो आज के बाद में क्या बोलोगे बताओ, ओरिजिनल एल्जेब्रिक फंक्शन। जो दूसरा वाला है वो क्या है, ओरिजिनल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और जो तीसरा वाला है वो क्या है, ओरिजिनल लॉगरिथमिक फंक्शन। ये सारा का सारा ओरिजिनल चीज सब, और इन सारे को डील करना आपको बहुत अच्छे से आता है। एक दो का ऐसे एग्जांपल पूछ लेता हूं मैं। इसका ddx क्या होगा, इसका ddx क्या होगा 3x², इसका क्या होगा 4x³। इसका भी मैंने समझा रखा है 1/2 रूट x। तो जो भी आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना n इंटू एक्स टू द पावर n-1, उसको आप आराम से इस पे लगा के फटाक से इसका आंसर तो निकाल सकते हो। इसका आंसर आपके आ जाएगा। आया बात समझ। इसमें भी आप फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हो। ddx ऑफ a पावर x का आंसर क्या था, a पावर x इंटू लॉग ऑफ a टू द बेस e। तो 2 पावर x का या 5 पावर x का आंसर क्या हो जाएगा, 5 पावर x इंटू लॉग ऑफ 5 टू द बेस e। क्लियर है ये वाला चीज पक्का। और log x का आंसर क्या था 1/x। बस डन, ठीक है यहां तक। अब क्या होता है कि ये सारा का सारा तो कोर डिजाइन है जिसको आप ओरिजिनल एल्जेब्रिक, ओरिजिनल एक्सपोनेंशियल और ओरिजिनल लॉगरिथमिक में डाल सकते हैं। और इन सारे का फॉर्मूला आपके पास में है, आपको डील करना ही आता है। अब आता है एक और नया आइडिया जिसको मैं बोलूंगा फेक फंक्शंस। ठीक है, फेक फंक्शन मतलब डिजाइन जो है वो इस चीज को हल्का फुल्का रिजेंबल करेगा, बट एक्चुअली यू विल फाइंड कि x के जगह पे x नहीं है, कोई एक भारी भरकम बल्कि सा एक्सप्रेशन है। एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सपोज करो कि 2x + 3 और पूरे का पावर लिखा हुआ है 5। ठीक है, ओरिजिनल जो मान लो कि एल्जेब्रिक फंक्शन है वो तो ऐसा दिखेगा मेरे को कि x टू द पावर 5। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हुआ कभी भी सिचुएशन आया कि जिसमें मेरे को पावर में तो 5 दिख रहा है और बेस में वेरिएबल भी है, लेकिन वो वेरिएबल x नहीं है, कुछ और ही है। ठीक है ना, जैसे यहां पर क्या हो गया वो 2x + 3। तो इसको हम आज के बाद में कैटेगराइज करेंगे किसके तरह, फेक एल्जेब्रिक फंक्शन की तरह। किसकी तरह बताओ, थोड़ा और कॉन्फिडेंस लाओ अपने आवाज में। फेक एल्जेब्रिक फंक्शन। एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो कि ऐसा कुछ हो जाता है x² + 5x + 7 और पूरे के पावर में मान लो कि मैं लिख देता 3। ठीक है, अब x पावर 3 कौन सा कैटेगरी में आता है, एल्जेब्रिक फंक्शन में। लेकिन ये x पावर 3 लिखा हुआ है कि पता नहीं कुछ अजीब ही लिखा हुआ है, कुछ अजीब ही लिखा हुआ है। तो देखने में हल्का हल्का फील दे रहा है कि ये तो एल्जेब्रिक के कैटेगरी में होना चाहिए था, क्योंकि बेस में वेरिएबल और पावर में क्या कांस्टेंट है। लेकिन ओरिजिनल एल्जेब्रिक जो है वो तो x³ होता है इसमें, लेकिन x की जगह पर आप क्या देख पा रहे हो, ये एक भारी भरकम सा बल्कि एक्सप्रेशन है। सो इट कैन नॉट बी एल्जेब्रिक बट इट इज स्टिल लुकिंग लाइक सिमिलर टू एल्जेब्रिक फंक्शन। ये बात समझ में आ रहा है। तो इसको भी हम आज के बाद अपने दिमाग में क्या सोचेंगे बताओ, फेक एल्जेब्रिक फंक्शन। क्या सोचोगे बताओ, फेक एल्जेब्रिक फंक्शन। अब मैं आपको फेक एल्जेब्रिक फंक्शन का जनरल चेहरा बताता हूं। इसमें क्या होगा कि बेस में वेरिएबल तो होगा बट दैट वेरिएबल वोंट बी अ वेरी सिंपल x, वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा चीज होगा। जैसे 2x + 3 हो सकता है, x² + 5x + 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इस पूरे के पावर में आपको क्या दिखाई देगा, n। आया बात समझ। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को आप कौन सा कैटेगरी में डालोगे बताओ फिर से, फेक एल्जेब्रिक फंक्शन। आया बात समझ। सिमिलरली एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ओरिजिनल डिजाइन ये वाला है कि बेस में एक नंबर होना चाहिए
और पावर में एक सिंपल सा वेरिएबल होना चाहिए। लेकिन इस डिजाइन के साथ में भी बदमाशी हो सकता है। मान लो कि मैं आपको बोलूं कि 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब जो ओरिजिनल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, वो क्या होना चाहिए था, 2 टू द पावर एक्स। लेकिन एक्स के जगह पर एक्स रह गया कि चेंज हो गया, कुछ नया सा ही आ गया, चेंज होकर नया सा आ गया, ठीक है ना। ये क्या लिखा हुआ है, 6 पावर एक्स। अब मान लो कि मैं यहां पर लिख दूं कि 6 टू द पावर एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 7, ठीक है ना। तो देखने में ये हल्का हल्का किसका फील दे रहा है आप, एक्सपोनेंशियल का। लेकिन जो ओरिजिनल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसके बेस में सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, एक कांस्टेंट, और पावर में क्या होना चाहिए, एक सिंपल सा x, ठीक है, वेरिएबल। लेकिन अगर x के जगह पे कोई एक भारी भरकम से एक्सप्रेशन आ गया ना, तो वैसे तो इसका डिजाइन इससे मिलता जुलता है कि बेस में कांस्टेंट है, पावर में वेरिएबल है, लेकिन एग्जैक्टली इसको आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो नहीं बोल सकते। आया बात समझ, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब है बेस में एक सिंगल नंबर और पावर में एक सिंगल x। इसमें भी बेस में नंबर है और पावर में वेरिएबल है, लेकिन बेस का नंबर तो चलो ठीक है कि 6 है, पावर में जो वेरिएबल को सिंपल एक x होना चाहिए था, उसके जगह पर भारी भरकम सा क्या लिखा होगा, एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 7। तो ऐसा कुछ भी अगर लिखा हुआ होगा तो उसको आप आज के बाद में क्या सोचोगे, फेक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बोलो जोर से बोलो, क्या सोचोगे, फेक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एंड कैन यू टेल मी डिजाइन ऑफ फेक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इस तरीके से क्या बोलोगे आप बताओ। जैसे एल्जेब्रिक का स्टैंडर्ड डिजाइन है x पावर n, फेक का डिजाइन क्या है, fx पावर n। वैसे ही एक्सपोनेंशियल का स्टैंडर्ड डिजाइन क्या है, a पावर x। फेक डिजाइन क्या होगा, a पावर fx। मतलब बेस में नंबर होगा आपके पास में, लेकिन पावर में जहां पे एक सिंपल सा x होना चाहिए था, वहां पर कुछ अजीब सा कॉम्प्लिकेटेड सा आंसर होगा आपके पास, ठीक है मेरे ख्याल में। अभी लॉग के बारे में सोचो, ऐसा हो सकता है कि log x, ठीक है ना, log x टू द बेस e लिखा हुआ, तो इसको क्या सोचोगे आप, सिंपल लॉगरिथमिक फंक्शन। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि log के अंदर में मान लो कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो वापस से जो इसका चेहरा है वो हल्का फुल्का मिलता जुलता आपको किससे दिखाई दे रहा है बताओ, लॉगरिथमिक फंक्शन। लेकिन लॉगरिथमिक फंक्शन का डेफिनेशन कहता है कि log होना चाहिए, अंदर x होना चाहिए, नीचे e होना चाहिए, बात खत्म। लेकिन इसमें x के जगह पर क्या लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो अगर ऐसा रिप्लेसमेंट मान लो कि वापस x के जगह पे आ जाता है, तो इस फंक्शन को भी कौन सा कैटेगरी में आप डालोगे बताओ, फेक लॉगरिथमिक फंक्शन। कौन सा कैटेगरी में डालोगे बताओ, फेक लॉगरिथमिक फंक्शन। और इसका आप मेरे को जनरल चेहरा बता सकते हो, कैसा होगा, log ऑफ fx। कैसा होगा बताओ, log ऑफ fx। अब मैं इस चार्ट को आपके लिए फिर से प्रिपेयर करता हूं और आप देखो कि समझ में आता है कि नहीं। पहले लेट अस टॉक अबाउट अलजेब्रा, देन एक्सपोनेंशियल एंड देन लॉगरिथम, ठीक है ना। यहां पर रखेंगे ओरिजिनल और यहां पर रखेंगे फेक, ठीक है। ओरिजिनल का इसका डिजाइन बताओ कैसा दिखेगा, एक्स पावर n, थोड़ा लाउड और कॉन्फिडेंटली बोलो, एक्स पावर n। फेक का डिजाइन कैसा दिखेगा, fx के पावर में, मतलब x के जगह पर यू विल फाइंड कि सम एक्सप्रेशन इज देयर, नॉट ओनली x, ठीक है। इसका डिजाइन बताओ मेरे को, a पावर x। फेक का डिजाइन बताओ, a पावर fx, ठीक है। इसका डिजाइन बताओ, log x e, बेस में e, फेक log ऑफ fx टू द बेस e। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, पक्का। अब आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ सैंपल्स दिखा रहा हूं आपको, और आप जज करो कि फेक है कि ओरिजिनल है। देखते हैं कि कितना आपको समझ में आया है। देखो इसको, देखो यहां से कैटेगराइज करते जाओ। ये ओरिजिनल फंक्शन का कलेक्शन है कि फेक का है, नहीं, ओरिजिनल। एक्स स्क्वायर अपने आप में ओरिजिनल है, 3 इंटू एक्स अपने आप में ओरिजिनल है, और 10 भी मेरे ख्याल में ओरिजिनल ही है। मतलब इन सब का इंडिविजुअली मेरे पास में फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा। अब देखना, रियलाइज कर इसको, ओरिजिनल पार्ट बाय पार्ट दे आर ओरिजिनल फंक्शंस। इसको, ये तो चलो सेम, ये वाला ओरिजिनल, जल्दी जल्दी, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये ओरिजिनल, ये नहीं, ये भी ओरिजिनल। एक्स को अंदर ले आओ तो 3x क्यूब प्लस एक्स ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। ये वाला ओरिजिनली कह सकते हैं, x पावर 4 को अंदर ले जाओ, ठीक है। ये वाला यहां से स्टार्ट होता है फेक, देखो ध्यान से, पावर में क्या दिख रहा है आपको 2, ठीक है ना।
तो आपको ये फील किसका देगा कि अलजेब्रिक होना चाहिए, पावर में 2 है, बेस में वेरिएबल है, लेकिन वेरिएबल के जगह पर आपको सिंपल सा एक्स मिल रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन मिल रहा है, कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन। तो ये हो गया आपका फेक। आया समझ? और देखो फेक ओरिजिनल, फेक ये वाला, ये वाला, ये शायद ओरिजिनल है, ठीक है ना, एक्स पावर -4 अंदर चला जाएगा तो ये ओरिजिनल हो जाएगा, ये वाला ओरिजिनल कह सकते हैं। पार्ट बाय पार्ट देखो आप, कुछ भी फेक जैसा तो लग नहीं रहा है। इसको देखो ओरिजिनल, फिर शायद ये यहां खत्म हो जाता है। तो थोड़ा समझ में आया कि ओरिजिनल और फेक में क्या डिफरेंस है, ठीक है। आ जाते हैं हम अपने चार्ट पे एक बार। मैं कुछ एग्जांपल्स अभी करके भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लो आप लोग। बस एक फॉर्मूला का चार्ट है, उस चार्ट को थोड़ा अच्छे से पहले समझ लेते हैं हम लोग, एंड देन वी विल मूव ऑन। और एक बार आपको ये चार्ट समझ में आ गया ना, इसके बाद आपको टेंशन ही नहीं, ठीक है। देखना ध्यान से, यहाँ पे इसका आपको फॉर्मूला पता है ddx का? अगर पता है तो मुझे बताओ एक बार, क्या था? इट वॉज ddx ऑफ x टू द पावर n। आंसर क्या था इसका? n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस, ठीक है। फॉर कन्वीनियंस मैं एक एक एग्जाम्पल भी आपको दिखाता रहूंगा। जैसे यहां पर सपोज करूं कि मेरा फंक्शन हो जाए ddx ऑफ, सपोज करो मुझे चाहिए x टू द पावर 7, ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला लगेगा उसके ऊपर, और आंसर क्या होना चाहिए बताओ? 7 इंटू एक्स टू द पावर 7 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स टू द पावर हाउ मच? 6। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि फेक फंक्शन कैसा दिखेगा। फेक फंक्शन सपोज करो कि ऐसा दिखेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और होल टू द पावर, मानो कि वहां 7 था, यहां पर भी 7, ठीक है ना। तो इसका चेहरा हल्का हल्का इस वाले स्ट्रक्चर से मिल रहा है, लेकिन ये स्ट्रक्चर बोलता है कि पावर में एक सिंपल सा नंबर होना चाहिए और बेस में एक सिंपल सा एक्स होना चाहिए। उसके पास में पावर में तो सिंपल सा नंबर है, लेकिन बेस में सिंपल सा एक्स नहीं है। बेस में क्या है? पूरा एक्सप्रेशन है उसके पास में। तो इसको कौन सा कैटेगरी में डालेंगे हम लोग? फेक फंक्शन की कैटेगरी में डालेंगे। अब फेक फंक्शन से एसोसिएटेड पहले फॉर्मूला सुनो। इसका फॉर्मूला होता है कि इफ यू आर डीलिंग विथ एनी सच काइंड ऑफ सिचुएशन, एफ एक्स टू द पावर n लिखा हुआ है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा n इंटू एफ एक्स टू द पावर n माइनस 1। मतलब जैसा इसका फॉर्मूला था ऑलमोस्ट वैसा ही इसका फॉर्मूला है, लेकिन इसके साथ में आपको एक काम और करना पड़ेगा कि ddx ऑफ क्या करना पड़ेगा आपको बताओ? fx, जो भी आपको वो एक्सप्रेशन था। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? ठीक है, ये पूरा का पूरा इसका फॉर्मूला है। देखो इसका फॉर्मूला फिर से देख लो, ddx ऑफ x पावर n का आंसर कितना होता था? n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो ddx ऑफ fx टू द पावर n का भी आंसर वैसे ही आएगा, n इंटू fx टू द पावर n माइनस 1। लेकिन इंटू में एक एक्स्ट्रा आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी आपका ये फंक्शन था ना, या जो भी आपका ये बेस था, उस बेस का फिर से आपको डिफरेंशिएशन करना है और पुराने वाले आंसर में उसको मल्टीप्लाई करना है। मैं आपको इफेक्टिवली बताता हूं कि ये क्या करेगा आपके लिए। देखो अब इसको कोशिश करते हैं डिफरेंशिएट करने का। इस चीज क्या होगा आंसर? सोचो, ddx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सब लोग ट्राई करना, टू द पावर 7, ठीक है। क्या होगा आंसर बताओ? 7 इंटू वट एवर इज द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होल टू द पावर 6 इंटू ddx ऑफ क्या? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? क्लियर है? और इससे फाइनली कैसे डील करना वो हम थोड़ा आगे, अभी मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल भी आपको समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है मेरे ख्याल में। इसके लिए बात करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या था बताओ? ddx ऑफ a पावर x, क्या आता था बोलो? a पावर x इंटू लॉग ऑफ a बेस। एक एग्जांपल दे दो मेरे को, ddx ऑफ, मान लो कि मेरे को 3 पावर x चाहिए, क्या आएगा बताओ? 3 पावर x लॉग 3 बेस, ठीक है। अब इसका जब कभी भी आप फेक डिजाइन को फॉलो करोगे तो क्या होगा? देखो इसका फॉर्मूला होगा ddx ऑफ a पावर fx, ऐसा कुछ रहेगा आपके पास। तो इसका आंसर अगेन सेम फॉर्मेट में ही आएगा जिस फॉर्मेट में ये आंसर आ रहा था। तो इसका आंसर आएगा a पावर fx इंटू में लॉग ऑफ a बेस e। लेकिन आंसर यहां रुकेगा नहीं, जो कोई भी आपका नया वो एक्सप्रेशन था ना ऊपर, फिर से उसका ddx करके आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, ddx ऑफ fx, इस तरीके से, और ये आपको प्रीवियस आंसर से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। इंपैक्ट में बताता हूं, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि ddx ऑफ आपको करना है 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है। तो पहले आपके दिमाग में ये क्लियर होना पड़ेगा कि जिसके साथ में आप डील कर रहे हो ना, वो कौन से कैटेगरी में फॉल करता है। या तो 3 ओरिजिनल में से किसी एक कैटेगरी में होगा, और या फिर 3 फेक में से किसी एक कैटेगरी में होगा। ये देख के आपको फील देगा कि नीचे बेस में कांस्टेंट और ऊपर पावर में क्या है आपके पास? वेरिएबल, ठीक है। तो या तो ओरिजिनल एक्सपोनेंशियल और या फिर
फेक एक्सपोनेंशियल, कौन सा एक्सपोनेंशियल है? ये वाला, फेक की ओरिजिनल, फेक है मेरे ख्याल में, और फेक है तो फेक का फॉर्मूला लगना चाहिए। फिर फेक का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? a टू द पावर एफ एक्स इंटू लॉग ऑफ a टू द बेस e, और इंटू में वापस से जो भी आपका एफ एक्स था उसका फिर से डिफरेंशिएशन, तो क्या आ जाएगा सोचो? दिस इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू डी डी एक्स ऑफ, सॉरी लॉग वाला पार्ट मिस हो रहा है, तो यहां पर आ जाएगा लॉग ऑफ क्या बोलो 2, और फिर इंटू में क्या डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? बाकी टेंशन मत दो, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा ना चीज सब धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। अभी बस जैसे जैसे समझा रहा हूं वैसे वैसे दिमाग में क्लियर रखने का ट्राई करो। इसका आंसर क्या होता था? डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का आंसर स्टैंडर्ड 1/x, ठीक है, और बेस में ई होना चाहिए तो इसका आंसर 1/x। वैसे ही इसका आंसर क्या होगा देखो, डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एफ एक्स है, राइट, इसका आंसर आ जाएगा 1/fx इंटू डी डी एक्स ऑफ fx। मतलब फॉर्मूला भी ऑलमोस्ट आप देखो कि जो ओरिजिनल का फॉर्मूला है वही फेक का भी फॉर्मूला है, बस फेक वाले सारे सिचुएशन में ना एक एक्स्ट्रा पार्ट एडेड है कि डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स करके पुराने रिजल्ट के साथ में मल्टीप्लाई किया, ठीक है, हर एक के अंदर। बोलो आया समझ के नहीं आया समझ? आया। लॉग वाला, लॉग में देखो क्या आंसर आया आपके पास में, x का सीधा 1/x आ गया। तो इसमें भी आप ऐसा समझो कि अगर ये x होता तो आंसर क्या आता? 1/x आता ना, तो इसीलिए एक बार तो 1/fx आ गया, लेकिन उसके बाद में सिंस वो x नहीं था तो उसको फिर से मल्टीप्लाई करके पुराने वाले आंसर के साथ में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इसको ddx करके फिर पुराने आंसर के साथ में मल्टीप्लाई करना हो। अब मैं एक बार कहता हूं देखो कि अब इसके बाद में आपको आज के बाद में कभी भी मानो कि अगर कोई भी फंक्शन दिखाई दे तो इमीडिएटली आपके दिमाग में एक रेड साइरन बजना चाहिए कि 6 कैटेगरी हमारे पास में है और ये 6 में से किस में फॉल हो रहा है, ठीक है। कैन यू टेल मी द 6 कैटेगरीज? क्या क्या था? ओरिजिनल एल्जेब्रिक, फेक एल्जेब्रिक, फिर बोलो ओरिजिनल एक्सपोनेंशियल, फेक एक्सपोनेंशियल, फिर बोलो ओरिजिनल लॉगरिथमिक, फेक लॉगरिथमिक। सारे ओरिजिनल का फॉर्मूला हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर मैंने आपको एक थोड़ा सा एनालॉजी दिखाने का ट्राई किया कि फेक वाला का फॉर्मूला कैसा दिखेगा, और ये फेक वाला का जितना फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया है ना, इन्हीं को कलेक्टिवली बोला जाता है चेन रूल। क्या बोलते हैं बताओ? चेन रूल। तो अब इन सारे को लिखवा देता हूं, फिर थोड़ा बहुत और बेसिक रूल्स है, उसके बाद में फिर हम लोग क्वेश्चंस करना स्टार्ट करें, ठीक है। लिखो, पहले एक हेडिंग लिखो आप लोग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फेक फंक्शंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फेक फंक्शंस, फेक फंक्शंस, ठीक है। और ये चार्ट बना लो आप लोग, ओरिजिनल, फेक। नंबर 1, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n, ये अलजेब्रिक का ओरिजिनल है। ये काम करो, सुनो, ये वाला पार्ट मत लिखो, आप बस 6 पावर n लिखो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे शायद। और यहां पर लिख लो एफ एक्स टू द पावर n। 2 नंबर पे a पावर x, यहां पर a पावर एफ एक्स, ठीक है। 3 नंबर पे यहां पर log x टू द बेस e, और यहां पर log ऑफ एफ एक्स टू द बेस e। एग्जाम्पल बताओ, x पावर n के नीचे लिखना एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, डॉट 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 एक्सेट्रा। यहां पर लिखना एग्जाम्पल 2x प्लस 3 होल पावर 4, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होल पावर 5 एक्सेट्रा। यहां पर एग्जाम्पल लिख लेना 2 पावर x, 3 पावर x एक्सेट्रा। यहां पर लिख लेना 2 पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 3 पावर एक्स क्यूब प्लस 4x एक्सेट्रा। और लास्ट वाले में तो कुछ नहीं, इसका तो बस एक ही फॉर्मेट ही है। इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो कि log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x इस टाइप टू द बेस e, ठीक है। ये सारा ओरिजिनल है और ये सारा का सारा फेक का डिजाइन। तो आपको हेल्प मिलेगा कि कब आपको ओरिजिनल सोचना है और कब आपको फेक सोचना है। डन। आगे एक नोट लिखो इसके नीचे, while differentiating any fake function, while differentiating any fake function
वी शैल हैव टू यूज चेन रूल, वी शैल हैव टू यूज चेन रूल। वी शैल हैव टू यूज चेन रूल, ठीक है। अब आप ये लिख लो, इसको कॉपी करो, लास्ट फॉर्मूला। देखो आगे बात करते हैं। एक तो हमने सीखा कि ओरिजिनल फंक्शन है उसका फॉर्मूला होगा। यहां पर मैंने आपको थोड़ा समझाने का ट्राई किया कि मतलब फेक फंक्शन का चेन रूल वाला फॉर्मूला होगा। इसके अलावा एक सेट ऑफ और अंडरस्टैंडिंग जो हमको चाहिए, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे जा सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं, देखो चेन रूल के लिए ना आप एकदम थोड़ा सा भी टेंशन मत लो। जैसे क्वेश्चंस आएगा, आपका हाथ जिस तरीके से मैंने बताया है, ये चीज को अगर आप दिमाग में बिठा लेते हो तो आपका हाथ कभी रुकेगा ही नहीं। मतलब धड़ाधड़ सारा आंसर आता जाएगा। बस जैसे समझाया है वैसे चीज सबको दिमाग में रखने का ट्राई करना। क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में कितना कैटेगरी होगा बताओ, थोड़ा जोर से बोलो। क्या क्या? ओरिजिनल और फेक। ओरिजिनल का मेरे को चेहरा सब बता दो कि डिजाइन सब कैसा है। x पावर n, दूसरा a पावर x, तीसरा log x टू द बेस e। फेक का डिजाइन कैसा है? fx टू द पावर n। मतलब जो x पावर n था ना, x के जगह पर आप महसूस करोगे कि कुछ बड़ा आ गया, अब x नहीं। फिर दूसरा क्या था? a पावर x, उसका फेक का डिजाइन a पावर fx। log x उसका फेक का डिजाइन log x टू द बेस e ओरिजिनल का हो गया, और फेक का कैसा रहेगा? log ऑफ fx टू द बेस e। मतलब log के अंदर आप देखेंगे कि बड़ा सा कुछ आ गया मेरे पास, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में सारा। एक ये वाला भी है कि वैसे स्टैंडर्ड फंक्शन क्या, e पावर x, और e पावर x का ddx का आंसर क्या होता था? e पावर x ही होता था। तो x के जगह पर फिर से अगर कुछ नया बल्कि सा आ गया तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? फेक फंक्शन, ठीक है मेरे ख्याल में। ओके, नेक्स्ट आप लिखो अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। लास्ट रूल, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, इसमें आप पहला ऐसे लिखो, नंबर 1। आप दो मत लिखना, सम ऑब्लिक डिफरेंस रूल लिख दो यहां पे, सम ऑब्लिक डिफरेंस रूल, ठीक है। और पहले वाले में प्लस की जगह माइनस भी लगा दो यहां, सम ऑब्लिक डिफरेंस रूल। ddx ऑफ fx प्लस माइनस gx इज इक्वल्स टू ddx ऑफ fx प्लस माइनस ddx ऑफ gx। डन। इसको ना एक एग्जांपल से थोड़ा समझाने का ट्राई करता हूं। हो गया ना ये कॉपी करना रिजल्ट? देखो यहां देखो, ऐसे तो जनरली आप क्या कि फंक्शन से ही डील करोगे, लेकिन हो सकता है कि एक फंक्शन आपको ऐसा मिले जिसमें दो अलग अलग फंक्शन का मान लो कि सम या डिफरेंस लिखा हो। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि x टू द पावर 4 है, और प्लस में मान लो कि आपको ऐसा दिया हो कि log ऑफ x टू द बेस e। तब ये एक फंक्शन है कि दो फंक्शन का सम है? दो फंक्शन का सम है। और जब कभी भी आपको इस टाइप के सिचुएशन में मान लो कि ऐसा है कि ddx अगर अप्लाई करना पड़ा, तो ये वाला रूल अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स का सम एंड डिफरेंस रूल बोलता है कि अगर दो फंक्शन के बीच में सम या डिफरेंस में से कुछ भी लिखा हुआ है ना, तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं। आप ये वाला ddx जो है वो इस पे ले जाके स्प्लिट कर दो। पहले आप ऐसा कर लो कि ddx को इंडिविजुअली अप्लाई कर दो x पावर 4 पे, और फिर अगर प्लस है तो प्लस, और अगर माइनस होता तो माइनस। फिर आप ddx अप्लाई कर दो किस पे? log ऑफ x टू द बेस e पे। अब पूरा ओवरऑल एक सिंगल फंक्शन तो है नहीं, ये तो अलग अलग फंक्शन है, तो पूरा का डायरेक्टली तो कोई फॉर्मूला होगा नहीं। लेकिन जब आप इंडिविजुअली ddx दोनों पे लगा दोगे तो इस पार्ट का फॉर्मूला आपको पता होगा, और इस पार्ट का भी फॉर्मूला आपको पता होगा। इसका आंसर क्या है? इसको पहले फिर से मेरे को रिमाइंड कराओ कि ये कौन से कैटेगरी का फंक्शन है? ओरिजिनल अलजेब्रिक फंक्शन। उसका फॉर्मूला क्या होता था? n x टू द पावर n माइनस 1। इंपोज करोगे तो ये आपको रिजल्ट क्या दे देगा? 4 इंटू x टू द पावर 3। आया समझ? और ये कौन सा कैटेगरी है? ओरिजिनल लॉगरिथमिक। उसका फॉर्मूला क्या था? 1/x। तो उस पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा? प्लस 1/x। ये आपका फाइनल आंसर। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? अगर वहां माइनस होता तो यहां पर आ जाता माइनस। क्लियर है? इसको एज ए एग्जांपल कॉपी कर लो इसके नीचे। दो नंबर पे लिखो नेक्स्ट रूल, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, इसमें ना आप एक काम करो, ऊपर वाला मत लिखो, बस नीचे वाले लिखो। प्रोडक्ट रूल लिखो, ddx ऑफ u इंटू v
u इंटू वी इज इक्वल्स टू u डी डी एक्स ऑफ v प्लस v डी डी एक्स ऑफ u, u डी डी एक्स ऑफ v प्लस v डी डी एक्स ऑफ u। ठीक है, क्या मतलब है मैं एक्सप्लेन करता हूं, आप थोड़ा ध्यान से देखो और फिर मैं इसको याद करने का एक अलग तरीका भी बताऊंगा, वो तरीका भी समझने का ट्राई कर। कभी कभी लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि डी डी एक्स हो, सपोज करो कि आपको मिलेगा x टू द पावर 4 इंटू ई टू द पावर x। ठीक है, ये दोनों सेम फंक्शन है कि दोनों अलग अलग फंक्शन? पहला वाला कौन सा कैटेगरी? बी फास्ट, लाउड एंड कॉन्फिडेंट। पहला वाला कौन सा कैटेगरी? ओरिजिनल एल्जेब्रिक। दूसरा वाला कौन सा कैटेगरी? ओरिजिनल एक्सपोनेंशियल। आया बात समझ? लेकिन ये उन दोनों फंक्शन का आपको क्या दिया हो? प्रोडक्ट। तो इसको तो आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते हो, तो इसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल फिर से सोच लो और सुन लो कब यूज होगा, जब आपके पास में दो अलग अलग कैटेगरी के फंक्शन का प्रोडक्ट दिया रहेगा और उस पर आपको इंपोज करना है ddx। तो इस टाइप के सिचुएशन में आप कौन सा रूल यूज करेंगे? प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल यूज करेंगे? प्रोडक्ट रूल। इसके पहले जो हम देख रहे थे उसमें क्या था? दो फंक्शन का सम या डिफरेंस था, तो उस टाइम पर सम या डिफरेंस रूल। अब जो देख रहे हैं वो प्रोडक्ट है फंक्शंस का, तो इसमें कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल। इसमें आपको क्या करना है, देखो कि मन के अंदर में सोचना है कि इसमें से जो पहले लिखा हुआ है ना, वो हो गया आपका एक तरीके से फर्स्ट फंक्शन, और जो बाद में लिखा हुआ है वो हो गया आपका एक तरीके से सेकंड फंक्शन। ठीक है ना, जो फर्स्ट लिखा हुआ वो क्या हो गया आपके लिए? फर्स्ट फंक्शन, और जो बाद में लिखा हुआ वो क्या हो गया आपके लिए? सेकंड फंक्शन। ये क्लियर है? अब जो मैं आपको समझा रहा हूं आप इसको ऐसे ही याद रखना। ठीक है, बोलो मेरे साथ, बोलो फर्स्ट फंक्शन, और जो भी फर्स्ट फंक्शन है उसको लिख लो यहां। ठीक है, इनटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, इनटू डी डी एक्स ऑफ व्हाट? सेकेंड फंक्शन, प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसको ऐसे याद रखना है आपको। एक बार रिपीट करो मेरे साथ, बोलो फर्स्ट फंक्शन इनटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। एक बार आप देखो, सेम ही है। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ऐसे कोशिश करोगे ना याद रखने का तो थोड़ा मुश्किल है, बीच में भूल भी सकते हो आप, लेकिन जैसे मैंने बोला फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन के हिसाब से वैसे दिमाग में रखोगे तो अप्लाई करना भी इजी होगा और याद भी लंबे टाइम तक रहेगा। बताओ मेरे को क्या था फॉर्मूला? फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। एक बार और बोलो, फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्लियर है मेरे ख्याल में? अच्छा, ये लगाने के बाद में यही आंसर होगा कि ये आंसर नहीं है? ये आंसर नहीं है, इसका कुछ कुछ पार्ट्स हैं जो फर्दर फॉर्मूला के थ्रू क्या हो सकता है? सिंप्लीफाई, वो करना पड़ेगा आपको। अब e पावर x का आंसर क्या था बताओ? इसका आंसर क्या हो जाएगा? x पावर 4 इंटू ई पावर। आया समझ? इसमें क्या होगा देखो, e पावर x पे तो कुछ लगा हुआ नहीं है, एज इट इज रहेगा। x पावर 4 पे जो डी डी एक्स लगा हुआ वो क्या हो जाएगा? 4x3। ये है आपका फाइनल आंसर। देखो क्लियर है कि नहीं? चाहो तो थोड़ा बहुत कॉमन वॉमन लेके और सिंप्लीफाई कर सकते हो, बाकी मोरलेस यहां पर भी छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ये बताओ? करो, कॉपी करो। एग्जाम्पल 3 होता तो मैं लिखवा देता हूं। नेक्स्ट लिखो कोशेंट रूल। इसमें बस नीचे वाला लिखो, ऊपर वाला इग्नोर कर। नेक्स्ट रूल कोशेंट रूल। पहले इसके नीचे एक पॉइंट लिखो, लिखो नोट। इसमें लिखो यूज दिस only when we have ddx of variable by variable. Use this only when we have variable by variable. ठीक है? Don't use it in डी डी एक्स ऑफ, मानो कि ऐसा कुछ आता है 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x। इसमें इसको यूज नहीं करना है। डोंट यूज इट इन 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x टाइप ऑफ सिचुएशन। आपको फर्क समझ में आया कि यहां क्या लिखा हुआ और वहां क्या लिखा हुआ? इसमें यूज इसको मैं बोल रहा हूं कि तभी करना जब ऊपर भी आपके पास में वेरिएबल हो कुछ ना कुछ और नीचे भी आपके पास में क्या हो? वेरिएबल हो कुछ ना कुछ। जब कभी भी ऐसा कुछ मिले कि ऊपर तो कांस्टेंट है और नीचे वेरिएबल है बस, लेकिन फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है आपको, तो उस सिचुएशन में पागलों की तरह हम ये वाला रूल यूज नहीं करेंगे,
क्योंकि ये रूल अपने आप में काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम कोशिश करेंगे जहां तक हो सके इसको अवॉइड करेंगे यूज करना। लेकिन जहां पर वेरिएबल डिवाइडेड बाय वेरिएबल मिल गया तो वहां तो ऑप्शन ही नहीं है, इसको यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखना है पहले वो सुन लो और फिर एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूं। अब देखो, जैसे पिछले बार मैं कह रहा था कि एक फर्स्ट फंक्शन होगा और एक सेकंड फंक्शन होगा, इसमें क्या बोलोगे, एक ऊपर वाला फंक्शन होगा और एक नीचे वाला फंक्शन होगा। रिपीट करो मेरे साथ, क्या होगा, एक ऊपर वाला फंक्शन होगा और एक नीचे वाला फंक्शन होगा। ये जो भी लिखा हुआ है ना उसको जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे याद रखना। बोला मेरे साथ, बोलो नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाला ddx ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला ddx ऑफ नीचे वाला। इसको दो बार और बोलो खुद से, बोलो नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाला ddx ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला ddx ऑफ नीचे वाला। एक बार फिर रिपीट करूं, नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाला ddx, गड़बड़ा दिए, साथ में बोलो, नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाला इंटू ddx ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला इंटू ddx ऑफ नीचे वाला। एक बार कोशिश करो तो बिना देखे बोल पाते हो क्या, करो, लगा स्क्वायर, नीचे वाला ddx ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला ddx ऑफ नीचे वाला। आओ इसका एप्लीकेशन दिखाता हूं। यहां देखो, मान लो कि ऐसा कुछ मिला आपको, ddx ऑफ x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई e टू द पावर x। ठीक है, ऊपर भी एक वेरिएबल वाला फंक्शन है, नीचे भी एक वेरिएबल वाला फंक्शन है। बोलो क्या हो जाएगा, अब अपना फॉर्मेट बताओ जो मैंने रटवाया आपको अभी। तो नीचे वाला का स्क्वायर, ध्यान से देखते जाओ मैं अप्लाई कैसे कर रहा हूं, नीचे वाला का स्क्वायर, फिर नीचे वाला ddx ऑफ ऊपर वाला, फिर क्या होगा बताओ, माइनस ऊपर वाला ddx ऑफ नीचे वाला। नीचे वाला मतलब ये नहीं, ये है ऊपर वाला और ये है नीचे वाला। तो जब मैं ddx ऑफ नीचे वाला करूंगा तो क्या लिखूंगा, e पावर x का स्क्वायर, e पावर x ओनली। आया बात समझ? इज इट आवर आंसर? सिंप्लीफिकेशन का स्कोप है अभी। इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो ये दे देगा आपको e पावर x इंटू 4x क्यूब माइनस x टू द पावर 4 इंटू e पावर x डिवाइडेड बाई e पावर 2x। देखो ये आंसर है। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ? पक्का? एक बार बिना देखे इसे लिख लो, पहले लिख लो। अगला पॉइंट लिखूं, ddx ऑफ k इंटू एफ एक्स, ddx ऑफ k इंटू एफ एक्स। एक बार 2 मिनट मेरी तरफ देखो, बोर्ड पर देखते रहना। एक होता है देखो ddx ऑफ लेट्स से 5 और एक होता है ddx ऑफ 5x स्क्वायर। इसमें से कौन सा k इंटू एफ एक्स है और कौन सा k है? बस ऊपर वाला ddx ऑफ k है और नीचे वाला क्या है, k इंटू एफ एक्स। तो जब भी ddx ऑफ k फेस करोगे ना, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इसका आंसर क्या होगा, 0। इसमें कुछ नहीं सोचना, सीधा आंसर 0। अगर आपने सिर्फ कांस्टेंट का ddx किया है तो उसका डायरेक्ट आंसर आप क्या कह सकते हैं, 0। लेकिन अगर आपके कांस्टेंट के साथ में कुछ वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन मल्टीप्लाइड भी है ना, तो इस सिचुएशन में आंसर वोंट बी 0। इस सिचुएशन में द कांस्टेंट विल जंप आउटसाइड ddx एंड ddx विल अगेन बी अप्लाइड ऑन द वेरिएबल वाला पार्ट। आया बात समझ? एंड इसका जो भी आंसर हो सकता है वो आपको लिख देना। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, 5 इंटू 2x विच इज इक्वल टू हाउ मच, 10x। देखो इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं है? दिस रूल एसोसिएट्स विद द सेकंड सिचुएशन। कर लो कॉपी। ये ddx ऑफ k इंटू एफ एक्स में k बाहर चला जाएगा और ddx ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। इन दोनों को नीचे लिख दो, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। एक और लिख लो, इसका पता नहीं यूज आएगा कि नहीं आएगा। प्रोडक्ट रूल हमने कितने फंक्शंस के लिए देखा, 2। ठीक है, और कोशेंट रूल भी हमने कितने फंक्शंस के लिए देखा, 2। प्रोडक्ट रूल में ना कभी कभार ऐसा हो सकता है कि 3 फंक्शन भी आ सकता है एक साथ प्रोडक्ट में, तो उसके लिए एक रूल लिखवा के छोड़ देता हूं। देखो ये कितना नंबर हो जाएगा बताओ, f लिख लो तो। अच्छा चलो ठीक है, e हमने सम और डिफरेंस को कंबाइन कर दिया था ना, तो e में लिखूं ddx ऑफ 3 आदमी आएगा तो वो दिखेगा कैसा, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू। ठीक है ना? अब एक बार मैं आंसर का पैटर्न आपको समझा देता हूं पहले और फिर हम लोग उसको लिखें। हाँ करें, स्टार्ट करें। कितना आदमी है प्रोडक्ट में बताओ, 3। ddx एक बार में किसी एक आदमी पर लगेगा
और एक एक करके वो सब आदमी पे लगेगा। जब डी डी एक्स यू पे लगेगा तो वी और डब्ल्यू फ्री रहेगा, ठीक है ना। जब डी डी एक्स वी पे लगेगा तब यू और डब्ल्यू फ्री रहेगा, और जब डी डी एक्स डब्ल्यू पे लगेगा तब यू और वी फ्री रहेगा। तो बोलो तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? डी डी एक्स ऑफ यू वाला पार्ट इन ब्रैकेट और इनटू में v इंटू डब्ल्यू फ्री, ठीक है। सेकंड में क्या आएगा बताओ? प्लस u रहेगा फ्री, इट विल बी डी डी एक्स ऑफ व्हाट? v एंड w अलग से रहेगा ऐसे, ठीक है। और लास्ट में क्या रहेगा आप लोग बताओ? u फ्री, v फ्री, डी डी एक्स ऑफ व्हाट? w, ऐसा, इस टाइप। क्लियर? एक बार कॉपी कर लो इसको। 2 मिनट मेरी तरफ देखो, लास्ट एक बार रिवाइज करते हैं, उसके अंदर फिर हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे। फंक्शंस का कैटेगरी बताओ आपके हिसाब से क्या क्या था? स्टैंडर्ड वे में 6 था, क्या क्या? ओरिजिनल एल्जेब्रिक, फेक एल्जेब्रिक, ओरिजिनल एक्सपोनेंशियल, फेक एक्सपोनेंशियल, ओरिजिनल लॉगरिथमिक, फेक लॉगरिथमिक। फेक लॉगरिथमिक का जितना भी रूल है ना, वो मैं एक बार फ्यूचर में और डिस्कस कर दूंगा जब क्वेश्चन स्टार्ट होगा तब। अभी के लिए मेरे लिए वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट लेकिन मैं आपके दिमाग में डाल देना चाहता था कि फेक बोलते किसको है, ठीक है ना। सेकंड मेरे को चाहिए कि सारे स्टैंडर्ड फंक्शन का आप मेरे को रूल्स बताओ क्या क्या था। एल्जेब्रिक का रूल क्या था? n द अच्छा डी डी एक्स ऑफ, बोलो, डी डी एक्स ऑफ x पावर n इज इक्वल्स टू n x पावर n माइनस 1। दिस यू शुड ऑलवेज रिमेंबर। दूसरा था डी डी एक्स ऑफ a पावर x, वो क्या था? a पावर x log ऑफ a टू द बेस e। तीसरा क्या था? डी डी एक्स ऑफ log x टू द बेस e। आंसर क्या था? 1/x, ठीक है। इसके अलावा जो ये लास्ट में 5 अभी पढ़ा ना रूल हम लोगों ने, कौन सा रूल बताओ? बेसिक एल्जेब्रा, सम रूल, डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल और ये कांस्टेंट वाला रूल, ठीक है ना, ये लास्ट वाला। ये सारा आपको याद होना चाहिए। सम और डिफरेंस पे जो है वो आपका डीडीएक्स आराम से अंदर चला जाएगा। फर्स्ट फंक्शन पे एक बार अप्लाई कर दो, सेकंड फंक्शन पे एक बार अप्लाई कर दो। बीच में अगर पहले सम था बाद में भी सम रहेगा, पहले डिफरेंस था तो बाद में भी डिफरेंस रहेगा। प्रोडक्ट रूल का तरीका क्या याद रखेंगे बताओ फिर से? फर्स्ट फंक्शन, बोलो आप लोग भी बोलो, फर्स्ट फंक्शन इंटू डीडीएक्स ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डीडीएक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्वेश्चन में क्या याद रखोगे? नीचे वाला का स्क्वायर इंटू नीचे वाला इंटू डीडीएक्स ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला इंटू डीडीएक्स ऑफ नीचे वाला। अकेला कांस्टेंट रहेगा तो डिफरेंशिएशन का आंसर 0। कांस्टेंट इंटू सम वेरिएबल रहेगा तो कांस्टेंट बाहर, डिफरेंशिएशन आप लगाओ वेरिएबल पे, सॉल्व करो, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर। चले आगे यहां से। ओके, अब हम बिगिन करते हैं क्वेश्चंस। लिखो हेडिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ 40-50 क्वेश्चन है, सब में कॉमन क्वेश्चन dy dx फाइंड करना ही है। मतलब आज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आराम आराम से करेंगे। नहीं वैसे डरने वाला यदि बात है तो फिर एंड होते 250 क्वेश्चन लगभग। इजी है बहुत लेकिन, ठीक है। स्टार्ट करें हम लोग। एक बार 2 मिनट बोर्ड पर देख लो। आपको जनरली ऐसा ही होगा कि y इक्वल्स टू सम एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा और आपको बोलेगा कि dy dx निकालो। अब dy dx निकालने का तरीका क्या होगा, एक क्वेश्चन में मैं डिटेल में करके दिखा रहा हूं, अगले क्वेश्चन से हम औरली बात करेंगे ज्यादा, ठीक है। अब यहां देखो, आपको दिया हुआ किसका वैल्यू बताओ? y का। और पूछा हुआ क्या है आपसे? dy dx। तो y से dy dx निकालने का तरीका होता है कि इसके नीचे आप लिखिएगा ये dbs wrt x, ठीक है ना, ऐसे। आया बात समझ? dbs का फुल फॉर्म है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, wrt का मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू x। और ये लाइन लिखने का मतलब ये होता है कि y के बाहर आपने लगा दिया डिफरेंशियल ऑपरेटर ddx, और इधर जो भी था आपके पास में, क्या था आपके पास में? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, इसके बाहर भी आपने लगा दिया ddx। जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करते समय हम लिखते हैं ना sbs, फिर लेफ्ट में स्क्वायर कर दिया, राइट में स्क्वायर कर दिया, वैसे ddx लगाने के पहले हम लिखते हैं dbs wrt x, ठीक है, और लेफ्ट में भी ddx लगा दिया और राइट में भी ddx लगा दिया। इसका सिंप्लीफाइड वर्जन क्या होता है? लास्ट क्लास पढ़ा था हमने, ये तो देखने में dy dx होता है, और इसका कुछ ना कुछ आंसर आपको ये सॉल्व करके मिल जाएगा। यहां पर फंक्शंस एक ही फंक्शन है कि 2-3 फंक्शन का सम डिफरेंस? नहीं, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, और इनका क्या लिखा हुआ है? सम और डिफरेंस लिखा हुआ। आया बात समझ? सम रूल या डिफरेंस रूल क्या बोलता था कि ddx को प्यार से अंदर ले जाओ, सब पे अलग अलग से लगा दो, तो क्या हो जाएगा यहां पर बताओ? ddx ऑफ, एक बार आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर, एक बार आप लिखेंगे ddx ऑफ 3x, और एक बार आप लिखेंगे क्या? माइनस ddx ऑफ क्या? 10। हर बार इतना नहीं लिखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन इसीलिए डिटेल में दिखा रहा हूं। ये वाला आप मेरे को बताओ कि ओरिजिनल फंक्शन है कि क्या है? ये ओरिजिनल फंक्शन है, और कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है इसमें कि नहीं है? नहीं है, तो इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए? 2x, ठीक है। इस पार्ट में मेरे को लगता है कि x तो ओरिजिनल फंक्शन है एल्जेब्रिक, लेकिन 3 जो है वो एक कांस्टेंट है जो उससे मल्टीप्लाइड है,
तो कांस्टेंट का आप क्या कर सकते हो, बाहर भेज सकते हो। क्या हो जाएगा बताओ, +3 इंटू एक तरीके से डी डी एक्स ऑफ क्या होना चाहिए, एक्स, और ये तो शायद अकेला ही कांस्टेंट है, अकेला कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0, तो माइनस आ जाएगा 0। फर्दर सॉल्व करने पे ये हो जाएगा 2x + 3 इंटू 1 और -0 तो हट गया, तो अल्टीमेटली इट इज 2x + 3। ठीक है, अगेन दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन, इसीलिए इस तरीके से किया। बाकी अगले क्वेश्चन से तो हम यहां से सीधा यहां आने का ट्राई करेंगे, थोड़ा आपको दिमाग में प्रेशर डालना होगा बस। fx का नोटेशन जब तक यहां यूज नहीं करेगा तब तक हम लोग भी f' को यूज नहीं करेंगे, जब तक y दिया हो तब तक हम लोग भी dy dx ही बोले। ठीक है, मेरे ख्याल में ये कॉपी करना हो गया सबका, ये कितना समझ में आया ये बताओ, ये तो पूरा ही आया होगा। ओके, अब यहां से आंसर बताना स्टार्ट करो। इसका आंसर क्या होगा, एक लाइन में। मुझे सच्ची में अच्छा तब लगेगा जब सब लोग आंसर करेंगे और कॉन्फिडेंटली आंसर करेंगे, लाउड वॉइस पे। बताओ, x² का 2x -5x में -5 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा आपके पास में -5। इज दैट ओके? आप चाहें तो एक एक लाइन लिख भी सकते हैं और नहीं तो हम आगे भी बढ़ सकते हैं। चलें आगे, थर्ड वाला बताओ। थोड़ा सा मैं बोल देता हूं, 3 इंटू x² है, 3 विल गो आउटसाइड, x² का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x, तो मेरे को मिलेगा 3 इंटू 2x और -7 है क्या हो जाएगा 0, सो अल्टीमेटली इट इज 6x। आया समझ? नेक्स्ट, धीरे धीरे, हाँ, इसका क्या हो जाएगा 3 बाहर और x³ का हो जाएगा 3x², माइनस का माइनस रहेगा, x² का कितना हो जाएगा 2x, प्लस 4x में 4 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 और माइनस ये वाला 0। चलेगा मेरे ख्याल में? अल्टीमेटली क्या हो जाएगा ये सिंप्लीफाई होके 9x² माइनस 2x और +4। आ रहा ना समझ सबको? पक्का? ठीक है, इसका बताओ। इतना जल्दी मत बताओ, धीरे धीरे बताओ। 7 इंटू क्या, इस फॉर्मेट में बोलो, मैं ज्यादा पसंद करूंगा 3x², ताकि मैं कॉन्फिडेंट रहूं कि समझ आ रहा है आपको। -4 इंटू 1 और 25 का क्या हो जाएगा 0, तो अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं 21x² -4। चलेगा ना अबेश? ठीक है, तो परेशान नहीं हो रहा ना? अगला बताओ, धीरे 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 धीरे। 9 इंटू क्या 3x², और बोलो +2 इंटू क्या 2x, और बोलो -4 इंटू 1 और +7 का 0, तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा बताओ 27x² + 4x -4। चलेगा? बढ़े आगे, 7 नंबर, धीरे धीरे। 3x³ के 4x³, 4x³, आगे बताओ -4 इंटू 3x² + 3 इंटू 2x और -2 इंटू 1 और +7 कितना आ जाएगा 0। सॉल्व करने पे 4x³ - 12x² + 6x -2। चलेगा? क्लियर पक्का? अगला, dy dx इज इक्वल्स टू, बोलो 4x³ -8 इंटू कितना 2x और बोलो +4 इंटू 1 और -0, तो आंसर कितना आ जाएगा 4x³ - 16x + 4। नेक्स्ट बताओ, dy dx इज इक्वल्स टू 5x⁴ + 5 कॉमन 4x³ -4 कॉमन 3x² + 3 कॉमन 2x और माइनस इनका कितना हो जाएगा -0। सिंप्लीफाई करने पे 5x⁴ प्लस कितना 20x³ माइनस कितना 12x² + 6x -0। चलेगा? नेक्स्ट, एक कैच है इसके अंदर में। अभी तक क्या हो रहा था देखो, ये y था और ये डिपेंड जिस पे कर रहा था वो वेरिएबल क्या था आपका x। तो नियमतः हम लोग को लाइन क्या लिखना चाहिए था इसके नीचे, dbs wrt x। रिपीट करो, क्या लिखते बताओ, dbs wrt x। इस वाले सवाल में क्या हो गया बताओ, ये z है और ये डिपेंड जिस वेरिएबल में कर रहा है वो कौन सा वेरिएबल है t, तो इसीलिए आप इसको कैसे पढ़ोगे dbs wrt t। एक तो ये लाइन में लिख देता हूं dbs wrt और इस बार हम बोलेंगे t इन्वर्टेड कॉमास में। और ये लिखने का मतलब है कि दोनों तरफ आप क्या अप्लाई करोगे, ddx या ddt कैसा दिखेगा बताओ, ddt ऑफ z, और यहां क्या दिखेगा बताओ, ddt ऑफ 6t⁴ -3t² + 6t + 9। सॉल्व करने पे ये तो हो जाएगा मेरे ख्याल में dz dt
और वो क्या हो जाएगा, बोलो 6 इंटू टी पावर 4 माइनस 3 इंटू क्या, अच्छा सॉरी क्या बोल रहा हूं, इस पे लगाओ 6 इंटू 4 टी क्यूब, जैसे आप ये करते थे ना, देखो यहां डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर 4 आप क्या बोलते थे 4x क्यूब, वैसे ही डी डी टी ऑफ टी पावर 4 भी सेम ही रहेगा, बस वेरिएबल चेंज हो गया, तो फॉर्मूला क्या रहेगा इसका 4t क्यूब, वेरिएबल चेंज हुआ है ना, बाकी तो सारा सिचुएशन सेम ही है, इसीलिए टी पावर 4 का कितना हो जाएगा 4t क्यूब। अगला बताओ माइनस 3 इंटू क्या 2t और प्लस 6 इंटू क्या 1 और 9 का कितना हो जाएगा, क्लियर मेरे ख्याल में। सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा इसका 24t क्यूब, आगे बताओ माइनस 16 और प्लस 6, ये चाहिए कुछ और चाहिए, ये नहीं चाहिए, देखो ध्यान से, फाइंड dz dt एट t इक्वल्स टू 2, तो क्या हो जाएगा बताओ, इसमें आप सही बात t की जगह क्या डाल दोगे 2, तो अगले पार्ट के लिए देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। नाउ एक चीज को ना पहले आप समझ लो, इसको मैं नोट में लिखवा भी दूंगा, ये जो लाइन होता है ना dz dt एट t इक्वल्स टू 2, इसको आप सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते, dz dt एक लंबा सा लाइन और उसके नीचे यहां पे t इक्वल्स टू, ठीक है, इस चीज का ये शॉर्ट फॉर्म, क्वेश्चंस लिखते समय हम ये वाले फॉर्मेट पर ज्यादातर यूज करेंगे, ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। अब आप यहां पे देखो, आपको तो ये फाइंड करना था ना, तो सिंबॉलिकली आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि dz dt एट t इज इक्वल्स टू 2, कितना आ जाएगा बताओ, इस एक्सप्रेशन में 2 बिठा दो, एक बार मैं लिख लेता हूं 24 इंटू 2 का क्यूब और बोलो माइनस 6 इंटू 2 और बोलो प्लस 6, तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा बताओ 186। हाँ समझ आया यहां तक बताओ, क्लियर पक्का, ठीक है रुक जाता है यहां पे।